हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमने क्लास 6 एनसीईआरटी में 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट की इस सीरीज में हम ये एनसीईआरटी को इस तरह कवर कर रहे हैं ताकि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। हम एनसीईआरटी में वो चीज़ें देखें जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं या इनडायरेक्ट उन स्टेटमेंट्स का यूज किया जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम एनसीईआरटी में चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे पहला पैराग्राफ है वहाँ पर क्या दिया गया, वहाँ पर शासकों के चुनाव के बारे में दिया गया है कि शासक जो राजा होता था पहले कैसे बनता था। आगे हम बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि राजा जो है पहले के समय में यज्ञ करता था। उस यज्ञ को कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ पुरोहित करवाता था राजा के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शूद्र होते थे, यानी 4 वर्ण थे जो पहले के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो उसमें से नीचे का सबसे निचला वर्ग था वो था शूद्र, और वो कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी शूद्रों को अनुष्ठानों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। आगे देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी, या उत्तर वैदिक ग्रंथ में, यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ यानी ऋग्वैदिक पीरियड, उसके बाद का पीरियड उत्तर वैदिक ग्रंथ में इसका बोलबाला रहा। इसके अंतर्गत जो उत्तर वैदिक समय आया, उत्तर वैदिक में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। आगे हम देखेंगे कि जो 4 वर्गों में विभाजित था जिन्हें वर्ण कहते थे, मैंने आपको पहले बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें से शूद्र जो था सबसे नीचे स्थान दिया गया इनको। इनका काम था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान का अधिकार नहीं था, आपको पहले बताया, स्टेटमेंट याद रखना है। प्रायः औरतों को भी शूद्र माना गया, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, याद रखना है कि प्रायः औरतों को भी शूद्र माना गया। और महिलाओं तथा शूद्रों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट कि महिलाओं और शूद्रों को क्या था, वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमने पिछले सीरीज में भी करवाया था। क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें किस वेद में किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं थी, मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में मैंने बताया था आपको। और सामवेद में क्या है, सामवेद में संगीत में स्रोत है, संगीत के बारे में किसमें है, सामवेद में मैंने बताया था कैसे करना, सा स याद रखने हैं ऐसे। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था जो चाहिए जन्म आधारित लिखा, सभी वर्णों को निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यानी जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म आधारित थी। आगे देखेंगे कि जनपद क्या थे, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में राजा के पास कुछ अपना व्यवस्था तो थी नहीं, ना उसके पास किला है, ना सेना है। अब धीरे धीरे समय बढ़ता है, जो राजा पहले जन का होता था, जन यानी लोगों के समूह का एक, अब वो धीरे धीरे जन का न होकर के जनपदों का राजा बनने लगा। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिए हैं मानचित्र 4 में। आगे हम बढ़ेंगे कि मानचित्र 4 को देखें सबसे पहले कि मानचित्र 4, ये है मानचित्र 4। इसमें कुछ स्थान दिए गए हैं जिनके बारे में हमें सबसे ध्यान से पढ़ना है। जैसे एक है गांधार, एक स्थान है कौशल, एक स्थान है हस्तिनापुर, एक है अवंती। आगे देखेंगे तो एक है मगध, एक है वैशाली, एक है वज्जी, एक है अंग। तो हमें इस मैप में क्या याद करना है, इस मैप में आप देखेंगे ध्यान से तो जहां पर स्थान दिया हुआ है वहीं पर नदी भी दी हुई है। तो एक क्वेश्चन हमसे बनाया जा सकता है कि एक तरफ स्थान लिख दिया जाए और एक तरफ नदी लिख दिया जाए, फिर ये पूछा जाए कौन सा सही सुमेलित है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, वो ये है कि जो महाजनपद दिए गए हैं इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया अगर, क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे ऊपर गांधार दिखाया गया है, फिर तक्षशिला है, फिर हस्तिनापुर है, फिर अवंती। मान लो यही 4 दे दो और उत्तर से दक्षिण पूछ ले। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है तो सबसे ऊपर गांधार होगा, उसके बाद तक्षशिला, फिर हस्तिनापुर और फिर अवंती। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरब से पश्चिम बताइए। अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको बताना है वज्जी या अंग की तरफ, फिर मान लो ऑप्शन में हो कौशाम्बी, फिर ऑप्शन में हो अवंती, फिर ऑप्शन में हो तक्षशिला।
तो ये क्रम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूछा जा सकता है। हम आपको कुछ स्थान नोट कराए दे रहे हैं, आप वो लिख लीजिए। जैसे तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला है झेलम नदी के किनारे, आपको लिख लेना है। हस्तिनापुर कहाँ है? तो हस्तिनापुर है गंगा नदी के किनारे, आपको लिख लेना है। कुरु कहाँ है? कुरु, तो कुरु भी आपको यमुना नदी के किनारे। कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी है गंगा नदी के किनारे। उज्जैन, उज्जैन कहाँ है? चंबा नदी के किनारे। अवंती कहाँ है? चंबा नदी के किनारे। ये स्थान आपको लिख लेना है। आप इनके बारे में बिल्कुल रट लीजिए, ये समझ लीजिए कि इनमें से कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। आगे आपको देखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद जो टोटल हैं, इनमें से यूपी में कितने हैं? एक सवाल ये पूछा गया। तो यूपी में कितने हैं? 8 हैं। यूपी में 8 स्थान हैं। जो 16 महाजनपद हैं इनमें के 8 कहाँ हैं? 8 हैं यूपी में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा? जो महाजनपद है और इनकी राजधानियां, यानी महाजनपद और इनकी राजधानियों के बारे में पूछ ले अगर। जैसे हम आपको बताएं कि मत्स्य विराटनगर, आपको नोट करना है कि मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटन। आगे कम्बोज राजपुर हाटक, अस्मक पोटन पहले बताया, सूरसेन मथुरा आपको बता चुका। कौशल का याद करना है, साकेत या श्रावस्ती। ये देखो मैंने जैसा क्वेश्चन बताया था ये क्वेश्चन वैसा ही है, आपसे पूछ ली गई लोकेशन। तो आपको अगर ये पता है इसमें पूरब से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको पता है तो आप फिल भी कर लेंगे। जैसे सबसे लास्ट में कौन होगा, यानी डी पे कौन होगा, ए पे कौन होगा, बी पे कौन होगा, सी पे कौन होगा। सबसे लास्ट में यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कहते हैं? सबसे लास्ट में सबसे पूरब में कौन सा था? अंग था, यानी अंग से शुरू करना है। अंग ऑप्शन डी में होना चाहिए। अगर आपको सवाल करना है तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि सबसे पूरब में अंग था, यानी डी नंबर पे अंग आया, तो जिसमें सबसे लास्ट में अंग है वो 2 ऑप्शन बचे, यानी 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बी और डी तो हो नहीं सकता, ए और सी में से एक सही होगा। ए पे दोनों में मत्स्य, यानी ए तो कंफर्म होगा कि मत्स्य ही है। अब क्या बचेगा? अब बचेगा बी और सी में कौन सा है, यानी अंग के बाद अगर आप पीछे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वत्स। तो जब वत्स है तो सी होगा, तो इसी के साथ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि महाजनपद में क्या था। महाजनपद जब थे जन, पहले राजा जन का होता था, फिर जन से जनपद बने, अब जनपद से क्या बना? महाजनपद। महाजनपद में एक राजधानी होती थी और कई राजधानियां किलेबंद थी, यानी महाजनपद में अगर पूछे कि महाजनपद कि सभी राजधानियां किलेबंद थी तो गलत बात, सभी नहीं थी, कई थी, यानी कुछ बिना किले के भी हो सकती हैं। और ये जो राजधानियां किलेबंद थी इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? सुरक्षा। आप देखेंगे जनपद के बारे में आपको मैंने बता दिया था। आगे बढ़ेंगे आप, अब देखेंगे कि जो जब महाजनपद की शुरुआत हुई, पहले राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, ना तो वो कर लेता था, ना उसके पास महल थे। अब क्या है? राजा स्थायी सेना रखने लगा था और उन्हें नियमित वेतन देता था। भुगतान किसमें करता था? अगर कभी पूछ ले कि भुगतान जमीन देता था, गलत बात। भुगतान आहत सिक्कों में, संभवतः किसमें होता था? आहत सिक्कों में। इसका मतलब नगद भुगतान होता था, 1 साल का भुगतान कर दिया जाता था, नगद में भुगतान दिया जाता था और आहत सिक्कों में भुगतान दिया जाता था। आगे पढ़ते हैं कि कर की व्यवस्था कैसी थी। अब जब राजा के पास विशाल सेना हो गई, किले भी हो गए, तो उसको रख रखाव में खर्च भी होगा। अब राजा को अपनी आमदनी भी देखनी है, आमदनी के लिए उसने क्या किया? कर लगाना शुरू किया। अब कर नियमित रूप से ले जाने लगा। पहले क्या था? पहले जो कभी आया धन लूटा गया उसमें हिस्सा लेता था राजा, या कोई उपहार दे देता था। अब ये सारे सिस्टम बंद और राजा ने नियमित कर लेना शुरू किया। ये स्टेटमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए इसमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहता है। जैसे जो फसल पर कर लगाया गया था वह क्या था? वह था उपज का 1/6। तो ऑप्शन में क्या दे देगा? 1/4, 1/12, तो गलत चीज। ये दोनों बातें गलत हैं क्योंकि 1/6 उपज का 1/6 जो है उपज का, ये कृषि कर था, यानी उपज पे लिया जाता था। कारीगरों के लिए भी कर लगाया गया था, वो श्रम के रूप में उसे चुका देते थे। आगे पशुपालक या जानवर भी कर देते थे, आखेटक तक भी कर देते थे। आखेटक में जो लोग शिकार करते थे वो भी कर देते थे। आगे क्या याद रखना कि अब जब महाजनपद हुआ, राजा के पास सेना आई, तो इन सब में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। इसी समय लोहे का विकास हुआ, लोहे के विकास से कृषि को बढ़ावा मिला। हुआ क्या? जब लोहा का विकास हुआ तो यहाँ पे हुआ कि लोहे के हल बनाने जाने लगे। हल बने लोहे के, तो जो बंजर से बंजर भूमि भी उसकी जुताई संभव हो पाई। जब जुताई संभव हुई तो उपज बढ़ी। और दूसरी चीज क्या हुई कि धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ, यानी कृषि में 2 परिवर्तन आए। महाजनपद काल में कृषि में 2 परिवर्तन आए। और 2 परिवर्तन कौन कौन से हैं? पहला परिवर्तन है कि लोहे के हल का प्रयोग, यानी लोहे के हल का प्रयोग एक हो गया, और दूसरा था कि
धान का रोपड़ हो गया, रोपड़ हुआ किसका, धान का, धान का रोपड़ हुआ, इसलिए पैदावार भी बढ़ी। एक टर्म यहाँ पर याद रखना कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो है उन्हें कम्मकार कहा जाता है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कम्मकार कहते हैं। आप नोट्स बना के लिख लीजिए कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर क्या कहलाता है, कम्मकार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो गंगा और सोन नदियां यानी मगध से होकर बहती थी, याद रखना। मगध से होकर कौन कौन सी नदियां बहती थी, तो गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। इसी मगध में कुछ शासक हुए जो बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक जो बहुत शक्तिशाली थे उनमें एक का नाम आता है बिंबिसार। उसके बिंबिसार को क्या कहते थे, बिंबिसार ने इसी मगध में बहुत दिनों तक शासन किया, बहुत शक्तिशाली शासक हुआ। इसके बाद अजातशत्रु आया, उसी में एक शासक आया महापद्मनंद। हमें याद क्या रखना कि बिहार जो था यानी मगध, मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर यानी राजगीर। मगध की पहली राजधानी राजगीर यानी राजगीर, ये फर्स्ट है, यही राजधानी ज्यादा दिन तक रही। इसके बाद राजधानी बदली गई और राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई, यानी मगध की दूसरी राजधानी क्या थी, अगर पूछा जाए मगध की दूसरी राजधानी तो है पाटलिपुत्र। इसी समय मगध में मैसेडोनिया का राजा सिकंदर ने आक्रमण करने का सोचा, पर याद क्या रखना है कि जो राजा सिकंदर है मैसेडोनिया को, उसने आक्रमण नहीं किया क्योंकि उसके सिपाहियों ने मना कर दिया कि वह आक्रमण नहीं कर सकते। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने अगर कभी पूछा मगध पर आक्रमण किया तो नहीं किया, वो ब्यास नदी के किनारे तक तो आया। अगर कभी ये पूछ लिया कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारत के उत्तरी छोर पर किस नदी के किनारे तक आया, तो ब्यास नदी के किनारे तक। लेकिन मगध में कूच करना चाहता था पर नहीं किया। आगे देखेंगे कि वज्जी संघ, इसके बारे में पढ़ना कि वज्जी संघ क्या है। तो मगध के पास में ही वज्जी था। वज्जी कहाँ, मगध के पास में था। आपको लोकेशन में ध्यान देना है, जो आपको मैप बताया गया था आपको इस मैप में देखना है कि वज्जी कहाँ पे था। ये देखो वज्जी है, ये मगध है, तो मगध के पास में ही क्या है, वज्जी है। तो हमें याद रखना है वज्जी की लोकेशन। आगे देखते हैं कि वज्जी क्या था, जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार थी। इसकी राजधानी वैशाली या बिहार। वज्जी की राजधानी अगर पूछ ले तो वैशाली या बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ व्यवस्था कहाँ थी, अगर पूछ ले गढ़ व्यवस्था कहाँ थी, गढ़ व्यवस्था या संघ व्यवस्था, तो आपका उत्तर होना चाहिए वज्जी में थी। ठीक है, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, यानी कोई एक राजा नहीं होता था। यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। आगे क्या रखना है, जो बहुत सारे व्यक्ति हैं तो निर्णय भी एक सभा के द्वारा होगा, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में एक सभा करेंगे। अब उस सभाओं में स्त्रियां, दास और कम्मकार, कम्मकार मैंने बताया था, कम्मकार कौन है, भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वही है कम्मकार। तो स्त्री, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आगे कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या था, आपको पहले बताया था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। उसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद की प्रथम राजधानी यानी मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी पहले ही आपको पता है महाजनपद की इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा राजगिरी, जो राजगिरी ऑप्शन में है नहीं। आगे आपको देखना है कि वैदिक काल में कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, यानी राजगिरी, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कि बुद्ध और महावीर दोनों एक गढ़ से संबंधित थे, यानी बुद्ध और महावीर उस महाजनपद से थे जहां गढ़ व्यवस्था प्रचलित थी। अब आगे देखना वज्जी संघ का वर्णन कहाँ है। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय में दिया गया है। दीघ निकाय क्या है, दीघ निकाय एक ग्रंथ है, और ये किसका, ये बौद्ध ग्रंथ है। अगर कभी पूछ ले कि दीघ निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो उत्तर होना चाहिए बौद्ध धर्म। दीघ निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध। आगे देखेंगे कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उसका मंत्री वस्त्रकार, यानी वस्त्रकार कौन है, अगर कभी पूछ ले वस्त्रकार, तो वस्त्रकार है अजातशत्रु का मंत्री। याद रखना, अजातशत्रु का मंत्री कौन है, वस्त्रकार। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो और पूछे गए हैं। जैसे चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी चंपा, हमें याद रखना है। और ये कहाँ पर है, इसके वर्तमान लोकेशन बिहार में है। तो हमें याद रखना, हमें करना क्या है, जो मैप में जितने स्थल दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क है कि आप एक पेज पर आप एक ब्लैंक पेज लीजिए। जैसे ये पेज मैंने ले लिया, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कि एक तरफ लिखना है महाजनपद, एक तरफ हमें लिखना है महाजनपद, एक तरफ लिखना है इनका वर्तमान राज्य, एक तरफ लिखना है इनकी राजधानी। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे बांट लेंगे, इसमें लिखेंगे जो महाजनपद हैं। अब 16 तो मानचित्र में दिया नहीं, तो मानचित्र में जितने दिए हुए हैं हमें उनका करना है। जैसे अंग दिया हुआ है, वज्जी दिया हुआ है, कुरु दिया हुआ है, तो इनकी करनी है। इन्हें हम वर्तमान राज्य में लिखेंगे, राजधानी लिखेंगे। इसके अलावा एक काम क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे कि हम तब लिखेंगे नदी। अगर कोई भी महाजनपद किसी नदी के किनारे है तो उसका भी लोकेशन साथ में लिख लेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये काम करना है। आगे मैं आपको कुछ सवाल और दिखाता हूँ, जैसे कि 16 महाजनपदों के विषय में कौन से बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो यह अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ से याद क्या रखना है कि जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, पहली बात याद हो गई। अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। अब 16 महाजनपद यहाँ पे लिखे हैं, अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, असमक, ये 16 महाजनपद हैं। और जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, जैन। 16 महाजनपदों की सूची उसमें भी मिलती है। लेकिन अगर पूछेगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सूची मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भी मिलती है। तो कभी ऑप्शन में दे दे दोनों, तो दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये राजधानी आपको पहले करा चुका कि 16 महाजनपद में से मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। ये देखो मैंने पहले बताया नहीं भी आपको कि आपको क्या करना है, महाजनपद लिखने हैं, महाजनपद की राजधानी भी करनी है। तो आप गूगल करेंगे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे इसमें कि जो सूरसेन, मथुरा सूरसेन की राजधानी है। चंपा चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी थी, याद रखना है। सुक्तमती राजधानी किसकी है, तो सुक्तमती चेदी की राजधानी है, यह याद रखना है। तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। मैंने आपको बताया ना कि नदी भी साथ में कर लेनी है। तो गोदावरी के तट पर असमक है, याद क्या रखना, असमक जो है गोदावरी के तट पर है। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में है, वर्तमान लोकेशन पूछ लिया है तो राजस्थान में है, ये याद रखना है। सुक्तमती किसकी राजधानी है, आपको पहले बताया चेदी की राजधानी है, ये सवाल करना है। कुछ सवाल और जो पूछे जा सकते हो, मान लो जो मेरी नजरों में इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे कि ये सवाल भी कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला स्टेटमेंट बना दिया जाए कि कृषि के क्षेत्र में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ, ठीक है। और ये बना दिया कि दूसरा स्टेटमेंट बना दे कि मान लो गेहूं का रोपण शुरू हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो सही, मैंने आपको बताया लोहे का प्रयोग हो तो उपज बढ़ी, लेकिन गेहूं का रोपण नहीं हुआ है, गलत है, क्योंकि धान का रोपण हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जल्दी में जब पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें गलत कर देंगे वहां पे। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल एक सही है ऐसे सवाल में। कुछ सवाल और मैं आपको बताऊं जैसे पूछे जा सकने वाले हों, कौन सा महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो इसका उत्तर सबको याद है कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। आगे अगर मैं बताऊं कि कौन से महाजनपदों में गढ़ या संघ व्यवस्था थी, तो भी आपको मैं बताया वज्जी में क्या था, गढ़ या संघ की व्यवस्था थी। आपको याद रखना कि वज्जी में गढ़ या संघ की व्यवस्था थी, ये याद रखना है हमें। और अगर स्टेटमेंट में बोला कि मैसिडोनिया का जो सिकंदर था वो किस पर आक्रमण करना चाहता था, किस महाजनपद पर आक्रमण करना चाहता था, तो मगध। किस नदी के किनारे तक पहुंच गया था, तो ब्यास पर आक्रमण किया नहीं था, पर चाहता क्या था, मगध की ओर आक्रमण करना। तो ये सारी चीज है। इसी के साथ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है, चैप्टर 5। आगे हम चैप्टर 6 देखेंगे। आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस बारीकी के साथ पढ़ना है।